सो रेनेगेड मॉडल के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक कल्टीवेटर ने वाल्मीकि के यहाँ पे एक डिसाइपल जिसका नाम 13 है उससे पूरी तरीके से घायल कर दिया था। इसके साथ साथ उसकी मेरिडियंस को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया, जिस वजह से वो इन फ्यूचर कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाता। एंड ये चीज़ वाल्मीकि के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बात बन गई, क्योंकि अगर वो इसे जान से मार देता तो वाल्मीकि इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उसने ऑलरेडी लाइफ एंड डेथ डोमेन को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस किया है। उसे पता है कि जीना मरना आम बात है, लेकिन इसकी मेरिडियंस को डैमेज करना मतलब इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना। जिस वजह से वालिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, जिसके बाद वो गुस्से में उस ट्राइब के ऊपर में हमला कर देता है। लेकिन उसके फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाने की वजह से वालिन ने उस पूरे ट्राइब को उखाड़ कर अपनी वैली के पास में लाकर रख दिया था, जिसके बाद उसके फॉर्मेशन अब यहाँ पर रिफाइन हो रही थी। जिसके साथ वो वीडियो वहीं पर एंड हो गया। तो अब आगे मार्लिन ने यहाँ पे अपने प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल कर दिया था उस फॉर्मेशन को रिफाइन करने के लिए, जिस वजह से वहाँ पे एक पर्पल फ्लेम उस पूरी तरीके से रिफाइन करना शुरू कर देती है। इस प्रोसीजर में तकरीबन 7 से 8 दिनों का समय लगने वाला था, जिस वजह से मार्लिन उसे वहीं पर छोड़ के वैली के डेप्थ्स के अंदर में चला गया। इसी दौरान उसने यहाँ पे उआंग हुआ को ऑर्डर दिया कि 13 को उसके सामने में प्रेजेंट किया जाए। एंड 13 जब उसके सामने प्रेजेंट होता है तब उसने उसके मेडियंस को चेक किया तो पता चलता है कि ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, मतलब अब ये कभी भी इन फ्यूचर कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। इस चीज़ के लिए वालिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि 13 पूरे ट्राइब के अंदर में कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स में से था, शायद से इकलौता ऐसा कल्टीवेटर था जिसे कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट था, इन फ्यूचर चल के शायद से उआंग हुआ को भी पीछे छोड़ देता, लेकिन इसके मेडियंस का डैमेज इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक बन चुका था। वाली ने काफ़ी देर तक उस बारे में सोचा कि आखिर कैसे इसको यहाँ पे ठीक किया जाए। उसी दौरान हमें पता चलता है कि एक कल्टीवेटर जो कि नॉर्मल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन वहाँ पे करता है, वो अपनी बॉडी के अंदर में कई सारे मेरिडियंस को प्रोसेस करता है। उसकी पूरी बॉडी एक समुद्र की तरह है, एंड ये सभी जो मेरिडियंस है वो एक नदी की तरह, मतलब ये सभी नदी एक साथ में मिलकर सभी स्पिरिचुअल एनर्जीज को पूरी तरीके से फ्लो करती हुई उसकी बॉडी के अंदर में ट्रांसफर करती है, जो कि एक्चुअली में सी है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में भी ये चीज़ काम आता है। जिस तरीके से नदियाँ पानी को बहाते हुए समुद्र में ले जाके मिला देती है, सेम स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में भी होता है। और अगर बात करें एंशिएंट गॉड कल्टीवेशन की, तो एंशिएंट गॉड की जो पूरी बॉडी होती है वो एक्चुअली में हेवेंस है, एंड उनका जो बोन्स होता है वो अर्थ होता है। हेवेंस का काम होता है पूरी तरीके से उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, और अर्थ का काम होता है उन चीज़ों को रिफाइन करना। मतलब इसके अंदर में मेरिडियंस का कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस वजह से वालिन यहाँ पे एक टाइम के लिए सोचा था कि ये इन फ्यूचर चल के अपने मेरिडियंस की मदद से कभी भी कल्टीवेट तो नहीं कर पाएगा, तो क्यों ना इसे एंशिएंट गॉड की टैक्टिक दी जाए, जिसके बाद ये अपने इन फ्यूचर की कल्टीवेशन को कर सकेगा। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा निराश तो नहीं होगा। इस बारे में वो यहाँ पे सोचा था, लेकिन सडनली उसने अपने दिमाग से इस प्लान को पूरी तरीके से हटा दिया। इसके बाद उसने अपने हाथों के अंदर में थोड़ी सी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को लाया, जिसे उसने डायरेक्टली 13 के बॉडी के अंदर में ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद उसकी बॉडी थोड़ी सी वहाँ पर रिकवर हो गई, मतलब उसके ऊपर के जो घाव वगैरह था वो सभी ठीक हो गए, लेकिन मेरिडियंस को यहाँ पे वालिन कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद 13 को उसकी छोटी सी कुटिया में ले जाकर छोड़ दिया गया। ये उन ट्राइब के मेंबर्स में से था जिनके पास में फैमिली नहीं थी, बल्कि एक लौता एक आदमी था। एक्चुअली में जब ये यहाँ पे पूरी तरीके से होश में आता है, तब इसे थोड़ा सा वहाँ पे अजीब सा फील हुआ। जिसके बाद ये डायरेक्टली कल्टीवेट करने के लिए बैठा, तो इसकी बॉडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन को महसूस कर रही थी, एंड ये इतनी ज़्यादा थी कि इसे 13 वहाँ पे बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा था। वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है, एंड थोड़ी देर बाद जब उसने वहाँ पे खांसा तो उसके मुंह से थोड़ा खून भी निकला। जिसके बाद उसे पता चला कि कल्टीवेशन के दौरान इसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है उस ज़मीन का जिसे वाले ने उखाड़ कर यहाँ पर लेके चला आया था। उस ज़मीन के अंदर में वो जो 2 कल्टीवेटर्स थे, एक ग्रे रोब वाला एक वाइट रोब वाला, उसके अंदर में ग्रे रोब वाला कल्टीवेटर वाइट रोब वाले को यहाँ पे धमकी दे रहा था कि तुम्हारी वजह से आज हम सब लोग इस मुसीबत में फंस चुके हैं। 7 दिनों बाद जब वो इस फॉर्मेशन को तोड़ देगा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, तो तुम्हें इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो वाइट रोब वाला कल्टीवेटर कहता कि आखिर मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उसने बोला कि तुम चुपचाप बाहर चले जाओ, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर उसे चैलेंज करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। जिसके बाद वो यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो मुझे जान से मार देगा। जिसके बाद यहाँ पे ग्रे रूप वाले कल्टीवेटर ने बताया कि यहाँ पे सबकी जान जाने से बेटर तुम अकेलौती अपनी जान को दे दो, क्योंकि अगर वो एक बार अंदर ढुकेगा तो वो सबको मार देगा। अगर तुम बाहर जाओगे तो हो सके कि वो तुम्हें मारकर हम लोगों को जिंदा छोड़ दे, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं डीमन सिटी वालों की हेल्प की मदद से तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। और यहाँ पे एक बात सेंस करती हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि अगर तुम्हें कोई बोल दे कि भाई तू जाके मर जा और मैं तेरा बदला ले लूँगा, कहीं से भी ले ले, और इनफैक्ट ले भी लिया, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा? मतलब तुम ही बताओ कमेंट करके कि यहाँ पे ये नॉनसेंस वाली बात नहीं थी। एंड यहाँ पे वो स्वाइट वाले कल्टीवेटर ने काफ़ी देर सोचा, जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी दांतों को घिसता हुआ, मुट्ठी को बांधता हुआ वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद उसने वाली को यहाँ पे चैलेंज किया कि मैंने तुम्हें चैलेंज किया था, तो तुम मुझसे लड़ो, उन लोगों को जाने दो, इससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं है।
इसके बाद वालिन जब वहाँ पे अपीयर होता है अचानक से, तो उसने सीधा अपीयर होते हुए यहाँ पर बोला कि तुम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इसके बाद वालिन ऑलरेडी बहुत गुस्से में था, जिस वजह से उसने उसकी गर्दन से उसे पकड़ लिया और इतनी तेज़ी से उसकी गर्दन को दबा देता है कि उसकी आँखें बाहर आ गई। इसकी आँखों के साथ-साथ वहाँ पे उसकी ज़िंदगी भी बाहर आ गई। एंड इस खौफनाक मंज़र को देखकर वहाँ पर वो जो भी कल्टीवेटर हम लोग को व्हाइट रोप वाला उसके फॉर्मेशन के अंदर में नज़र आ रहा था, वो बिल्कुल वहाँ पे थरथरा के काँपने लगा। उसने सोचा कि मैं इससे बदला कैसे लूँगा? उसके दिमाग में वो जो बदले का प्लान चल रहा था, उसने एक ही मोमेंट के अंदर में उसे पूरी तरीके से कैंसल कर दिया। इसके बाद वालिन ने बोला कि फॉर्मेशन को खोल दो, और वो यहाँ पे डर के मारे उस पूरी फॉर्मेशन को खोल भी देता है। इसके बाद ही वालिन वानुआ की तरफ में घूमता है, उसे बोला कि कुछ नए ट्राइब मेंबर्स आए हैं, तो इसे अपने ट्राइब के अंदर में ले लो। जिसके बाद उआंग हुआ ने जैसा वालिन कहा बिल्कुल वैसे ही कर देता है। इसके बाद वो जो वैली थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ जा रही थी उन लोगों के रहने के लिए, जिस वजह से कुछ लोगों को बाहर की तरफ में रहना पड़ा था। इनफैक्ट उस फॉर्मेशन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड प्लेस भी वहाँ पे नजर आने लगे। जिसके बाद वालिन ने वहाँ पर प्लान बनाया कि ये जो फॉर्मेशन है इसे अब थोड़ा-सा और बड़ा किया जाए। जिस वजह से वालिन ने अपने रेस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल करके एक बेस क्रिएट किया, मतलब मेन पिलर जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन क्रिएट होगा। जिसके बाद उसने उस फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया। एंड इस दौरान इसका जो रेडियस था वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका था, और इसके अंदर तकरीबन हम लोगों को 500 से ज़्यादा मेल्स नजर आने लगे जो लोग कल्टीवेट कर रहे थे। इसके बाद वालिन वापस से उसी वैली के डेप्थ्स के अंदर में चला जाता है जहाँ पर वो रहता था। वालिन ने इस जगह को पूरी तरीके से अपना रखा, यहाँ पे कोई भी आना जाना नहीं कर सकता। इसके बाद वालिन यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि ये जो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज है, वालिन इसे कल्टीवेट तो कर रहा है, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर में इन दोनों को वो स्विच भी कर सकता है। मतलब वो जब चाहे तब वो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को वहाँ पे इस्तेमाल करेगा, एंड वो जब चाहे तब अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी। और वालिन जब जब अपने डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को वहाँ पे एक्टिवेट करता है, तब उसकी बॉडी के अंदर में काफ़ी सारी चेंजेस आती है। मतलब उसकी अपीयरेंस वहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। वो थोड़ा सा वहाँ पे डिमोनिक बन जाता है, मतलब आंखें थोड़ी और शार्प हो जाती है, स्किन थोड़ा सा डार्क हो जाता है, एंड उसके अंदर से एक अलग टाइप की तेतली ऑरा वहाँ पे रिलीज होने लगती है। मतलब मानो जैसे वो एक राक्षस हो उस तरीके का। एंड ये चीज़ हम लोग को बहुत पहले भी मेंशन नजर आया। जब ये ट्राइब पूरी तरीके से क्रिएट हो गया था, तब इस दौरान उआंग हुआ एक बार वालिन से पूछता है कि हमारा एक नया ट्राइब क्रिएट हो चुका है, तो इसे एक नाम देना जरूरी है। जिसके बाद वालिन वहाँ पे एक मोमेंट के लिए चुप था, और वो थोड़ी देर बाद वहाँ पे बोलता है सोल रिफाइनिंग ट्राइब। मतलब अब तुम लोग क्लियरली समझ गए हो कि इसने जिस ट्राइब को यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, इसका नाम एक्चुअली में सोल रिफाइनिंग ट्राइब बन गया, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स जो थे वो सभी सोल रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल करते थे। और अब ये नया नाम मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा, क्योंकि ये सोल रिफाइनिंग जंगली टाइप का लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद ही वालिन उसी वैली के अंदर में बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पे डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को काफ़ी अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर रहा था। एंड इसके पीछे मेजर एक ही रीज़न नज़र आता है। हमें ये जो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज यहाँ पर नजर आती है, एक्चुअली में इसे कल्टीवेट करने के बाद वालिन आसानी से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकता है। तुम लोगों को पता होगा कि वालिन की जो करंट कल्टीवेशन है वो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज की वजह से होती है, जिसके लिए उससे सेलेस्टियल जेट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे वो जो डिमोनिक एनर्जीज है, वालिन इसे आसानी से उन सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकता है। जिस वजह से वालिन यहाँ पे बैठकर टाइम क्यों वेस्ट करे, उसने इन चीज़ों को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। एंड तकरीबन 2 सालों तक यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए वालिन रैंक 3 से रैंक 34 टू 36 के आसपास पहुंच चुका था। मतलब उसके बॉडी के अंदर में काफ़ी भारी मात्रा में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे वालिन इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकता है। इसके बाद भी वालिन वहाँ पे सोचता है कि वो किस तरीके से जल्द ही लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में भी एंटर कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में तकरीबन 100 सालों तक का सेलेस्टियल जेड है। इनफैक्ट ये सभी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज उसकी काफ़ी ज़्यादा काम भी आएंगे, लेकिन एज डेट में जाने के लिए उसे अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। 2 साल बीत चुके थे, और इस दौरान हम लोग को फिर से 13 को दिखाया जाता है। 13 एक हम लोग का काफ़ी मेजर रोल प्ले करने वाला है इस पूरे सेशन के दौरान, जब वो इस सोल रिफाइनिंग ट्राइब को क्रिएट करा होगा। एंड यहाँ पे वो 2 से 4 सालों तक जब रुकने वाला है, उस दौरान यहाँ पर 13 पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि अब वो कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। वो खुद को काफ़ी ज़्यादा लो फील करता है वहाँ पर। उसे मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल वेस्ट बन चुका है। एंड इस दौरान वो यहाँ पे बिल्कुल रोग बन चुका था। हम लोग को पता चलता है कि इन 2 सालों के बीच कई जगहों पर यहाँ पे हमला किया गया, जहाँ पर उनका जो ट्राइब था वो और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। मतलब उसके अंदर में आदमी आ चुके थे, जगह उतनी ही थी। इस दौरान वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो मेंस थे वो लोग वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे, या फिर हंटर्स। और जो लोग हंटर्स थे वो लोग ऑफकोर्स वहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर शिकार पर जाना पड़ता था। एंड इन्हीं में से एक हम लोग का बन चुका था 13। 13 यहाँ पे कई सारे फिरोसियस बीस्ट के साथ में अंधा लड़ लेता था, मानो उसे बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह ही ना हो। कई बार ये मरते मरते बचा, और इतना ज़्यादा घायल हो जाता कि इसे देखकर सब लोग वहाँ पे परेशान होने लगते हैं। वांग हुआ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब फील कर रहा था,
क्योंकि जिन लोगों ने भी पास्ट के एपिसोड्स को देखा उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि वन हुआ इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिंपैथी फील करेगा, क्योंकि वो सोल फ्लैग वाला सीन तुम्हें याद ही होगा जहाँ पे विंग्ड लायन निकला था अचानक से। इन्हीं मोमेंट्स के दौरान हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वालिन बैठ के कल्टिवेट कर रहा था, इसकी रैंकिंग बढ़ चुकी थी। तो वहाँ पर वांग हुआ जाके उससे परमिशन मांगता है कि उनसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद वालिन ने उसे परमिशन दिया। तो वहाँ पर वांग हुआ अपने हाथों में एक कल्टीवेटर को लेके आता है जो कि बहुत ज़्यादा ही घायल था और ऑलमोस्ट मरने की कगार पर था। जिसके बाद वालिन ने अपनी आंखों को खोला और उसकी तरफ में देखकर कहा कि तुम इसे छोड़ के तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वालिन ने उसे वहाँ पे हील किया एंड जब वो उसकी बॉडी को वहाँ पे चेक करता है तो वो देखता है कि मतलब उसके बॉडी के अंदर में काफ़ी भारी मात्रा में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं। एंड ये आदमी कोई और नहीं था बल्कि 13 था। वालिन ने यहाँ पर अपनी बॉडी से अपनी ओरिजिन सोल को निकाला एंड उसकी बॉडी के अंदर में ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद अपनी ओरिजिन सोल की मदद से वालिन उसकी मेमोरीज को अच्छी तरीके से रीड कर पा रहा था। इनफैक्ट वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को चेक भी कर पाता है। तो वालिन को पता चला कि इसके पास में ऑलरेडी इसके मेरिडियंस पूरी तरीके से डैमेज थे, लेकिन इनमें से कुछ मेरिडियंस तो वहाँ पे पूरी तरीके से सिकुड़ भी गए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। वालिन जब इसकी मेमोरीज को वहाँ पे झाँका तो उसे पता चलता है कि ये पास्ट 1 सालों से यहाँ पे कल्टीवेशन करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन हर बार फेल हो रहा है, जिस वजह से इसकी बॉडी के अंदर में इतनी सारी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज इकट्ठा तो हो गई है, लेकिन ये इसे अभी तक रिफाइन नहीं कर पाया। तुम लोगों को नहीं पता होगा कि बेसिक कंसेप्ट यही है। कोई भी कल्टीवेटर किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जीज को वहाँ पे अब्जॉर्ब करता है और मेडियंस की मदद से उन सभी को साइकिल करके रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर में पूरी तरीके से फैला देता है, जिसके बाद उसकी कल्टीवेशन पावर्स वगैरह बढ़ती है। एंड इसके पास में मेडियंस नहीं होने की वजह से ये सभी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज एक तरह से इकट्ठा हो गई थी इसके फ्लैश और बोन्स के अंदर में, जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक था। वाली को यहाँ पे पता चलता है कि अगर इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहा तो एक दिन इसकी बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी। जिसके बाद वालिन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, मतलब वो अपने एक्सप्रेशंस को दिखाता नहीं है, लेकिन उसे खराब लग रहा था एक टाइम के लिए। वालिन ने अपनी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज का इस्तेमाल करके इसे यहाँ पे हील तो कर दिया, जिसके बाद वो वापस से कल्टीवेट करने लगता है। एंड जब 13 यहाँ पे होश में आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनता है, जिस वजह से उसने यहाँ पे नोटिस कर लिया कि उसके पास में मास्टर मतलब यहाँ पर वालिन है। जिसके बाद उसने यहाँ पे हड़बड़ी में वालिन को वहाँ पे ग्रिड किया। जिसके बाद यहाँ पे वालिन उससे एक सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर में इतनी सारी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज आई कहाँ से। मुझे पता वालिन को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन वो बस एक बार ट्राई करना चाहता है इससे पूछकर कि ये सच बोलता है या फिर झूठ। तो यहाँ पर 13 ने बिल्कुल सच्चाई को बता दिया कि उसके बॉडी के अंदर में ये सभी चीज़ें कहाँ से आई। वालिन ने उसे बताया कि अगर तुम इसी तरीके से इन फ्यूचर चल के कल्टीवेट करने का ट्राई करते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी एक दिन ब्लास्ट हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर 13 कुछ भी खास रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन वालिन ने वहाँ पर बोला कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तुम वापस से कल्टीवेट कर सकते हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और अगर तुम फेल हुए तो तुम शायद से जिंदा भी ना बचो। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे 13 बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आता, बल्कि वो उल्टा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया, क्योंकि उसे एक और मौका मिल रहा है अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने का। और उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि भले वो मर जाए या फिर वो कंटिन्यू ना कर पाए, लेकिन बस यहाँ पे मैटर करता है कि वो वापस से कल्टीवेट कर पाएगा। कुछ चांसेस है, क्योंकि उसके लिए कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, सिर्फ मैटर करता है तो वालिन का वो नज़र जब वो 13 को देखता था कि वो कितनी अच्छी तरीके से कल्टीवेट करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसे वालिन वहाँ पे एडमायर करता था। लेकिन जब से वो एडमिरेशन ख़त्म हो गया तब से इसे बहुत बुरा लगता है। सिर्फ वालिन के एडमिरेशन के लिए यहाँ पे फिर से कल्टीवेट करना शुरू करना चाहता है। वालिन को इन बातों को सुनकर उसने कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि वो बेझिझक बोलता है कि मैं कर लूँगा। इसके बाद वालिन ने वहाँ पर एक ऐसा स्पिरिचुअल जेड निकाल के दिया जिसके अंदर में कुछ तरीके की टेक्निक्स को उसने पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर दिया था। और चिंता मत करो, उसने यहाँ पर एंशिएंट गॉड की कल्टीवेशन टैक्टिक को नहीं दिया, बल्कि एक्चुअली में जायंट डीमन क्रैन की टैक्टिक को दिया। तुम्हें याद होगा कि वो लोग भी खुद की बॉडी को कल्टीवेट करते हैं, जिस वजह से उनके पावर्स ऑलमोस्ट कुछ हद तक सिमिलर नजर आती है एंशिएंट गॉड्स की जैसी, लेकिन एग्जैक्टली उनसे ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। वालिन को जितनी इन्फॉर्मेशन थी जायंट डीमन क्लैन के बारे में उतना ही उसने उसके अंदर में रिकॉर्ड किया। जिसके बाद बोला कि तुम अगर इसे कल्टीवेट कर पाओगे तो मैं आने वाले 1 से 2 सालों के बीच मैं तुम्हें इसका नेक्स्ट स्टेप को दूंगा, जिसके अंदर में एक्चुअली में एंशिएंट गॉड टैक्टिक होने वाला है। वालिन इतनी आसानी से किसी को भी एंशिएंट गॉड बॉडी की जो टैक्टिक है वो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये कितना ज़्यादा रेयर चीज़ है और अगर ये बात लीक हो गई तो वालिन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि उसका ट्रम्प कार्ड हमेशा छुपाया रहता है। एंड जब सबको पता चल जाए कि इसके पास में एंशिएंट गॉड है तो वालिन के पास में कोई भी ऐसा हिडन ट्रेजर नहीं रहेगा। इस जेड को पाकर वहाँ पे 13 काफ़ी ज़्यादा खुश था, जिसके बाद वो यहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। और तुम लोग कंफ्यूज मत हो, अगर उसके पास में मेरिडियंस नहीं है वो फिर भी इस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर में अभी भी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज है।
इसके बाद वो वहाँ से कल्टीवेट करने के लिए चला जाता है और वालिन यहाँ पे फिर से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। 2 साल और वहाँ पे बीत गए। इस दौरान तक सोल डिफाइनिंग टाइप और भी ज़्यादा एक्सपैंड होना वहाँ पे शुरू हो गया और उसने लिटरली आसपास के जितने भी छोटे मोटे टाइप्स थे सभी को हरा के अपने साथ में अधीन कर लिया था। क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपैंड करने के बावजूद भी वालिन ने अभी तक एक क्राइटेरिया को रख रखा है कि अगर कोई भी वालिन को एक एक्स्ट्रा चीज़ ला के देता है जो कि सबसे हट की हो, तो वालिन यहाँ पे उसे थर्ड मेथड के बाद की फोर्थ मेथड जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर कर देगा, जिसके बाद वो फर्दर कल्टीवेट कर पाएंगे। एंड इसी मोटिवेशन की वजह से यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स को बना के अलग अलग टाइप्स को हराया जाता था। इसी बीच उन लोगों ने इतना एक्सपैंड कर लिया कि उनका जो ट्राइब था अब वो एक्चुअली में 150 किलोमीटर के रेडियस तक फैल चुका है। एंड इसके अंदर में मोर देन 5000 मेल्स कल्टीवेट करते हैं। सिर्फ मेल्स का कंटेंट लिया गया और किसी और के बारे में नहीं। एंड इसका जो स्क्वायर एरिया था वो ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुका था। इस दौरान डिमोनिक स्पिरिट लैंड के अंदर में ये हम लोग का सोल डिफाइनिंग ट्राइब काफ़ी बड़ा एक पावर हाउस बन चुका है। एंड इससे कंपेयर करने वाला शायद से वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक्चुअली में यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 ही ट्राइब्स बचे हुए थे जो कि इनके आक्रमण में अभी तक नहीं आया। लेकिन इस दौरान ये लोग उन लोगों को ज़्यादा कुछ हानि नहीं पहुँचाते, बल्कि सिंपली मार के अधीन करके अपने अंडर कर लेते थे। इन 2 सालों के बीच पूरी के पूरी सोल डिफाइनिंग ट्राइब के अंदर में कई सारे ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर्स उत्पन्न हो चुके थे जो कि आसानी से किसी भी ट्राइब को हरा पा रहे थे। एंड इन 2 सालों के बीच में वालिन ने पर्सनली सिर्फ शायद से 3 बार हमला किया होगा किसी ट्राइब के ऊपर में, वरना बाकी सब टाइम ये लोग ही संभाल ले रहे थे। तुम लोगों को पता होगा कि वालिन हमेशा वैली के डेप्थ में रहता था। एंड इस दौरान तक वैली का डेप्थ जो था वो अलग टाइप का मॉडिफाई हो चुका है, बिल्कुल मानो वो सेलेस्टियल ड्रीम के जैसा वहाँ पे नजर आता है। एंड उस सेलेस्टियल ड्रीम के अंदर में एक झोपड़ी का घर बना है। वालिन वहाँ पे हमेशा कल्टीवेट करता था। बहुत अजीब था, लेकिन शायद से उसको हमेशा ली मुआन की याद आती थी, जिस वजह से उसने एक छोटा सा झोपड़ा बना रखा था, या फिर अपने माँ बाप का। तुम लोग कमेंट करके बताओ, ली मुआन या फिर माँ बाप। इसके बाद ही वालिन वहाँ पे एक बार अचानक से अपीयर होता है, जिसके बाद उसने 1 बिलियन सोल पैक को निकाला। एंड उसके अंदर से कुछ सोल्स वहाँ पे निकल के पूरी वो जो ट्राइब है उसको कवर अप कर लेती है। और वहाँ पे एक काला कलर का बादल क्रिएट हो गया था। जिसके बाद वालिन ने ऑर्डर दिया कि सभी लोग अपने प्राइमरी सोल्स को निकाल कर इसके अंदर में न्यूचर कर लो। न्यूचर का मतलब होता है कि अपने पास में जो भी सोल्स है उन्हें डेवलप करना, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वालिन ने सभी मेथड्स को सिखाया, लेकिन ये नर्चरिंग वाला मेथड उसने कभी भी किसी को नहीं सिखाया। और वो पर्सनली अपने 1 बिलियन सोल पैक की मदद से इन सभी को वहाँ पे पूरी तरीके से डेवलप करता था। एंड मे बी 1 बिलियन सोल पैक इन सभी में से किसी प्राइमरी सोल्स को ऑब्जॉर्व भी कर लेता हो। एंड यहाँ पर वो लोग वालिन की किसी भी बात पर किसी भी तरीके का सवाल नहीं उठाते थे। एंड इन 2 सालों के बीच उन लोगों ने वालिन को एक नया नाम दे दिया था, जो कि सेलेस्टियल सुप्रीम से बन चुका था एंसेस्टर। जितनी बार भी उसे एंसेस्टर बुलाया जाता तो वालिन इस दौरान कुछ भी नहीं बोलता, जिस वजह से कई कल्टीवेटर्स ने इनका नाम हमेशा के लिए एंसेस्टर ही रख दिया। जब वो लोग न्यूट्रल कर लेते थे तो वालिन अपने 1 बिलियन सोल पैक को लेकर वापस चला जाता। इसी दौरान हम लोग को नजर आता है कि वालिन अब फाइनली प्लान्स बना रहा है कि अब वो इस जगह को छोड़े एंड जाए स्काई डीमन सिटी के अंदर में। उसके पास में तकरीबन 4 साल पहले ये मौका था कि वो स्काई डीमन सिटी के अंदर एंटर कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान आया था कि वो खुद के लिए पहले एक बेस को क्रिएट करे, ताकि उसके पास में एक पावरफुल फोर्स हो कि जब उसे ज़रूरत पड़े तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। जिस वजह से वालिन ने इस चीज़ को क्रिएट किया। एंड इन 4 सालों की मेहनत के बाद ऐसा लग रहा है कि वालिन के पास में अब ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है, जिस वजह से अब वो बेझिझक स्काई डीमन सिटी के अंदर में जा सकता था। वालिन स्काई डीमन सिटी में जाने से पहले यहाँ पे कुछ प्रिपरेशंस को करना चाहता था, जिनमें से पहला था कि वो यहाँ पे एक वॉइस ट्रांसमिशन वाला जेट क्रिएट करके जाएगा, जिस वजह से वालिन यहाँ पे आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके ऑफकोर्स ओवांग हुआ के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं है जो वालिन के बाद यहाँ पे ऑर्डर ले सके। 13 के बारे में तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। इसके साथ साथ वालिन ने फॉर्मेशन को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। एंड ऑलमोस्ट पूरे सोल डिफाइनिंग टाइप के अंदर में कुछ ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर्स आ चुके थे जिनके पास मोर देन 30 to 40 सोल फ्लैग्स थे, जिसके अंदर में ऑलमोस्ट 27 प्राइमरी सोल्स भी थे। जिस वजह से वालिन अब बेझिझक यहाँ पे कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स के हाथों में इस सोल डिफाइनिंग टाइप को छोड़कर जा सकता था। जिसके बाद वालिन ने जैसे इस वॉइस ट्रांसमिशन को वहाँ पे क्रिएट कर दिया तो वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड इस दौरान उसे यहाँ पे 2 लोग फॉलो कर रहे थे, जिनमें से एक था हम लोग का 30th, जिसने इन 2 सालों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया। एंड उसने फाइनली अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि वो आराम से किसी भी रैंक 13 to 16 वाले डिमोनिक स्पिरिचुअल कल्टीवेटर के साथ में लड़ सकता था, सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल फोर्स की मदद से। और इस चीज़ को देखकर वालिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, क्योंकि 13th एक लौता ऐसा कल्टीवेटर होगा पूरे सोल डिफाइनिंग ट्राइब के अंदर जिसके अंदर में कल्टीवेशन की डिटर्मिनेशन नंबर 1 पर आती है। फिलहाल कल्टीवेशन ऑफ पावर्स के मामले में ओवांग हुआ नंबर 1 पर है, लेकिन इसके जैसे कल्टीवेशन के लिए डिटर्मिनेशन किसी के अंदर नहीं होगा। इसके साथ साथ वालिन को यहाँ पे एक और कल्टीवेटर फॉलो कर रहा था जिसका नाम था हुओपो।
और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पीस है क्योंकि इससे एक्चुअली में हम लोग रेड बटरफ्लाई के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। मुझे पता है क्यूरियस भरा मोमेंट है, तुम्हें जानना है कि आखिर ये कौन है वालिन, इसे क्यों पर्सनली इतना ज़्यादा भाव दे रहा है, तुम्हें मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर मैं 800 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दूँ, मैं उसी के बाद उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।